जो चीज़ हमने कल लिखी थी वो ये थी कि अगर हम फाई हैट ऑफ एक्स और फाई हैट डैगर ऑफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करें कॉम्प्लेक्स स्केलर फील्ड के लिए, तो इसको हमने बाय डेफिनीशन कहा था कि ये है डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम, और ये किसके इक्वल था? ये था d3 के डेल्टा ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम माइनस, जी प्लीज़ बोल दीजिए आप, माइनस ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स माइनस, एक में प्लस था और एक में, एक ये टर्म प्लस के साथ थी, एक ये टर्म माइनस के साथ थी। अच्छा, आपको याद है कि मैंने कहा था पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि के डॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम इज़ लॉरेंट्ज स्केलर, क्योंकि सारे जो ये 4 डायमेंशनल प्रोडक्ट थी, तो के डॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, क्योंकि ये स्केलर है। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो फैक्टर है, थैंक्स टू दिस फैक्टर डी क्यूब के, इसके नीचे जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, कि ये चीज़ है ना, डी क्यूब के डिवाइडेड बाय 2 पाई टू द पावर 3/2 2 के 0 टू द पावर, इतना लंबा अंडर रूट डालने के बजाय ये लिख लेते हैं 1/2, दिस इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट टू। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है इन दोनों का, ये एक लॉरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हमें देखने चाहिए। इसका पहला कॉन्सिक्वेंस देखिए कि आपको याद है कि क्वांटम के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब आप स्पेस टाइम डायग्राम बनाते हैं तो वो स्पेस टाइम डायग्राम में एक कोन बन जाती है। वो कोन इसलिए बनती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई दो हाइपरबोलिक सरफेस इसी तरह बनती है ना, तो और जब आप उनको मर्ज करते हैं तो किसी एक पॉइंट से गुजरते हैं, और कहते हैं एक ऐसी ट्रैजेक्टरी लाइन होती है जो फोटॉन की लाइन है, सारी चीज़ें उसके अंदर अंदर रह सकती हैं, उसके बाहर वाली चीज़ों के बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते। तो आप इस तरह करके पढ़ते थे चीज़ों को कि आप कहते थे कि ये एक ट्रैजेक्टरी है फोटॉन की, जो दो लाइन्स हैं ये वाली, जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं आप उन्हें कहते हैं कि ये मेरा प्रेजेंट है। अगर मैं टाइम को ऊपर की तरफ डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव टाइम है, फ्यूचर है, और ये मेरा नीचे वाला जो टाइम है वो पास्ट है। वो किसी ने अक्सर व बेशतर, मैं इसको मैं गलत हो सकता हूँ अपनी इस इंटरप्रिटेशन में, लेकिन मुझे जो याद है कि इससे मुझे एक चीज़ याद आती है। सुकरात ने कहा था कि जो मुस्तकबिल है वो आपके इख्तियार में नहीं है, माजी को आप बदल नहीं सकते, वो हाल इतना बारीक है तो रह क्या जाता है वक्त में पीछे, तो हाल इतना बारीक है, इधर आप कुछ कर नहीं सकते, पीछे जो हो गया सो हो गया, उसको आप जाके बदल नहीं सकते आप। तो इसलिए आप ये बात याद रखिए कि यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं, हम इस लाइट कोन को कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं लाइट की वो लाइन है जिसमें एक्स स्क्वेयर्ड जो है वो 0 होता है। क्या मतलब है? इसमें टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड 0 होता है। ये जो लाइन है ये लाइट की लाइन है, इसलिए ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं कि ये लाइट लाइक इवेंट होते हैं जिनमें एक्स स्क्वेयर्ड जो है वो लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या है? इनमें टाइम वाला, क्योंकि आपको याद है ना एक्स स्क्वेयर था क्या, एक्स स्क्वेयर आप ये याद रख लें, एक्स स्क्वेयर है टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स वेक्टर स्क्वेयर्ड। यानी अगर इसकी 4 लेंथ जो है, 4 लेंथ एक्स स्क्वेयर्ड जो है, जो इन्वेरिएंट है बेसिकली, लेस देन 0 है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं कि ये स्पेस लाइक इवेंट्स हैं। स्पेस इस कंपोनेंट की डोमिनेंस है, तभी तो लेस देन 0 है ना। ऐसे इवेंट्स जिनके लिए हम कहते हैं कि एक्स स्क्वेयर्ड ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है इनमें ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर नोन एज दी टाइम लाइक इवेंट्स। इसका मतलब टाइम लाइक इवेंट्स लाइज इनसाइड द लाइट कोन, लाइट लाइज एट द बाउंड्री ऑफ द लाइट कोन, क्योंकि लाइट ही है ये कोन, तभी तो ये उसी की तो लाइट थी 45 दर्जे की जो लाइन है। और
जो स्पेस लाइक इवेंट्स है दे लाइज आउटसाइड द लाइट कोन। इनके कॉन्सिक्वेंस क्या है ये ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक आसान सा काम करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स टेक द स्पेस लाइक इवेंट्स। सो लेट्स टेक द स्पेस लाइक सेपरेशन। स्पेस लाइक सेपरेशन का क्या मतलब है? एक्स स्क्वेयर जो है वो लेस देन 0 है। तो हम कहते हैं दो इवेंट्स हैं, एक एक्स पे हो रहा है, एक एक्स प्राइम पे हो रहा है, दोनों फर्ज करते हैं एक ही वक्त में हो रहे हैं। हम ये कहते हैं फर्ज कीजिए ये कोई पॉइंट एक्स है, ये कोई पॉइंट एक्स प्राइम है, दोनों पे इवेंट जो हैं वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं लेकिन स्पेस में जुदा जुदा हैं दोनों। तो इसका मतलब है मैं k डॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं? मैं k डॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम को, ये थोड़ी सी ज़रा चीज़ देख लीजिएगा, ये पूरी फील्ड थ्योरी में आगे कई दफ़ा इस्तेमाल होगी। सो दिस बिकम्स k0 t माइनस टी प्राइम माइनस k डॉट एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर प्राइम। इसका मतलब है मैं ये कह सकता, मैंने कहा ना कि एक ही टाइम पे चले हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे, तो ये टर्म मैं ख़त्म कर सकता हूँ, बीच में से ना भी हो तो बाहर पड़ी रहेगी, एक फेज़ है, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, तो ये तो बाहर निकल सकती थी। तो मैं कहता हूँ कि t इज इक्वल टू टी प्राइम, कोई दो इवेंट्स हैं जो एक ही टाइम पे हो रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स की जगह में मुख्तलिफ हैं, वक्त में एक ही हैं। एक सितारा इधर चमका, उसी वक्त में एक सितारा उधर चमका, दो डिफरेंट चीज़ें थी, ये दो डिफरेंट स्टार्स थे, दो डिफरेंट लोकेशंस थी। अच्छा, इवेंट स्पेशल रिलेटिविटी में इवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अकर होना इन स्पेस टाइम, उसको हम इवेंट कहते हैं। यानी इवेंट कोई और चीज़ ना समझिएगा, डेली लाइफ में भी इवेंट इसी को ही कहते हैं वैसे। अच्छा, इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इस केस में? डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम की जगह आई कैन राइट इट एज डी क्यूब के ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 टू द पावर 1/2। दो थे, ख़त्म हो गया था ना एक तो। ओह अच्छा, सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, सही, बिल्कुल, ये कह रहे हो। अच्छा चलो, अच्छा दो थे, चलो मुझे, हाँ सही कह रहे हो क्योंकि ये दो थे, तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जुनैद, थैंक यू। अब ये कह रहे हो कि लॉरेंट्ज इनवेरिएंट है ये वाला, ठीक है, चलो गुड, थैंक यू, बिल्कुल सही है। इसमें क्यूब डाल दूँ, फिर इसमें क्यूब डाल देता हूँ ना। हाँ सही कह रहे हो क्योंकि एक फील्ड जो था वो के पे था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, के प्राइम पे था, तो हमने अयोटा होता है उसके साथ 2 पाई क्यूब नहीं होता, इसलिए ठीक है। थैंक यू जुनैद। अच्छा, के दरमियान में पकड़ लिया हमने। और इसकी जगह क्या आ गया? पहले वाले की जगह e टू द पावर अयोटा k वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस x वेक्टर प्राइम। क्यों? ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में ख़त्म हो जाएंगे, माइनस e टू द पावर माइनस अयोटा k डॉट x माइनस x प्राइम। अच्छा, अब आप ये याद रखिएगा k0 किसके बराबर है? k स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर के। कुछ चीज़ें देख लें ज़रा पहले। k0 किसके बराबर है? k0 इज़ k वेक्टर का मॉड स्क्वेयर। मैंने पहले इवन दो मॉड स्क्वेयर लिखता नहीं था, लेकिन पहली दफ़ा लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका स्क्वेयर, चलें स्क्वेयर रूट डालना मुश्किल है, यही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डी क्यूब के का मतलब है एक वॉल्यूम है जो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है डी क्यूब के में को मैं लिख सकता हूँ के का मॉड स्क्वेयर डी के मॉड। यानी अगर मैं कोई सफेरिकल चीज़ सपोज करता तो d3k का मतलब था के का मॉड स्क्वेयर डी ऑफ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वरना मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन आपको एमएमपी का जिक्र किया तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये देखें दो मुख्तलिफ इंटीग्रेशंस हैं। पहली है डी क्यूब के, इसके ऊपर इस टर्म को आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं यही लिख सकता हूँ e टू द पावर अयोटा माइनस के वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस एक्स प्राइम। कितने लोग एग्री करते हैं मैं लिख सकता हूँ इसको?
अच्छा, अब आप ये देखिए के तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इसमें के की जगह माइनस के कर देते क्योंकि दो इंटेग्रल थे ना, पहला इंटेग्रल माइनस दूसरा इंटेग्रल, तो के को माइनस के करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब है इसका जवाब ज़ीरो है, क्योंकि सेकंड इंटेग्रल में अगर के की जगह माइनस के रखें तो ये कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इंटेग्रल्स का जवाब ज़ीरो है। दूसरी चीज़ देखना चाहें आप आसान ज़बान में, तो ये भी डेल्टा फंक्शन है, ये भी डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस एक्स प्राइम का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। लेकिन सेंस यही है और डेल्टा फंक्शन बनाने में, इसीलिए डेल्टा फंक्शन यहाँ प्लस होता तभी डेल्टा फंक्शन होता है, माइनस होता भी डेल्टा फंक्शन होता है। क्यों? बायर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो के को माइनस के करने से चेंज नहीं होती। इसका मतलब है दिस डेल्टा ऑफ x minus x prime is equal to 0 for space like events। कोई क्वेश्चन है? डी के आता ना, डी क्यू के अंदर तो माइनस हो जाएगा ना, मॉड होता है ना, के तो वेक्टर नहीं है ना, लेंथ है ना, लेंथ है। लिखने में यही कन्फ्यूजन होती है। हाँ, डी के का मतलब होता है के की मॉड, ये लेंथ है ना वो, क्योंकि या आप ये समझो डी के एक्स डी के वाई डी के जेड, के एक्स के अलॉन्ग के की मॉड और यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग इस तरह करके हम कहते हैं। वरना बेहतर तरीका आसान ये है कि ये भी डेल्टा फंक्शन है, ये भी डेल्टा फंक्शन है, दोनों कैंसिल हो गए, जवाब ज़ीरो आ गया। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं आपको कि अगर आपके पास स्पेस लाइक इवेंट्स हों, एक इवेंट इधर हो एक इवेंट उधर हो, तो उनके लिए आप उनका जवाब ज़ीरो है। ज़ीरो होने का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? कोई कॉजल कनेक्शन ही नहीं है उन दोनों के दरमियान में। क्यों? इवन वो लाइट कौन से बाहर हो रहे हैं तो लाइट भी उनको कनेक्ट नहीं कर सकती। लाइट तो उन इवेंट्स को कनेक्ट कर सकती है जो इसकी जगह ये हों या इसके अंदर अंदर हों। बाहर वाले इवेंट्स दोनों जो हैं वो, उनको क्या हम कहते हैं कि वो डिसकनेक्टेड हैं कॉजली। कॉजली डिसकनेक्टेड होने का मतलब है यू कैन मेजर देम साइमल्टेनियसली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कनेक्ट जो आपको कम्यूटेशन देता है ना, कम्यूटेशन कनेक्शन देता है दो चीज़ों के दरमियान में। अगर ये हैं ही डिसकनेक्टेड तो आप कोई कनेक्शन इनके दरमियान में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इट मीन्स यू कैन मेजर देम साइमल्टेनियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है ये बात। और जितनी फील्ड थेरीज है ना वो यही है, इसलिए कहा जाता है फील्ड थेरीज आर लोकल। आप यहाँ बैठ के कुछ कर लें, यहाँ बैठ के कुछ कर लें, वंस यू एस्टैब्लिश द कनेक्शन यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इन नॉन स्पेस लाइक थिंग्स। मतलब आप टाइम लाइक में करेंगे कनेक्शन, मैं अभी आपको उसकी बात बताता हूँ। टाइम लाइक में क्या होगा? कोई आप में से बता सकता है ये चीज़? ये पैस्कल ने एक छोटे से पैराग्राफ में लिखी है अपने उसके नीचे, तो एक्चुअली उसकी इलेबोरेशन यही है सारी की सारी। आपको टाइम लाइक इवेंट्स में कोई बता सकता है कि क्या होगा? एनीवन? कोई भी आप में से? हाँ, ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन मैं कैसे प्रोसीड करूँ? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। चलो फॉर टाइम लाइक क्या होगा? टाइम लाइक केस में क्या होगा? x माइनस, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, x माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। हम इस तरह करते हैं स्पेस में, आसानी के लिए सेम कर लेते हैं खैर, ताकि ये यानी x माइनस एक्स प्राइम को कह देते हैं t 0 0 0। टाइम में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं एक ही जगह पे, तो t, इसको लेट्स टेक दिस थिंग, ईजीएस्ट चीज़, t 0 0, कोई फ़र्क नहीं है ना, सपोज कर रहे हैं ना x माइनस एक्स प्राइम स्पेस वाले, खैर है 0 0 0 जो भी हो, है तो बड़ी है टाइम है। तो इसकी जगह कोई आप मुझे बता सकता है क्या लिख सकता हूँ मैं? e टू द पावर आयोटा k डॉट x माइनस एक्स प्राइम, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? शाबाश, इसका बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा k0 इंटू टी। अच्छा, अब अगर एक पार्टिकल हो जिसकी रेस्ट मैस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो उसके मोमेंटा से, तो k0 की जगह मैं मैस भी लिख सकता हूँ ना। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली e टू द पावर आयोटा mt। ये चीज़ क्या बन जाएगी? e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x माइनस एक्स प्राइम। ये क्या बन जाएगी इसी से? e टू द पावर माइनस आयोटा mt। इसका ठीक है ये बात या नहीं? इसका डेल्टा को देखें ज़रा। इसका मतलब डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स प्राइम फॉर टाइम लाइक इवेंट्स is either e to the power iota mt is like this one, e to the power iota mt minus e to the power minus iota mt, which is not equal to 0। इसका मतलब है कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो कॉजली कनेक्टेड हैं। इट मीन्स एनीथिंग दैट हैपन्स इनसाइड द लाइट कोन
this commutation is not equal to 0. For anything which is happening outside the light cone, this commutation is 0. क्लियर होगी बात? हाँ, अभी आपको लग रही है एडहॉक कि कैसे हम करेंगे, आगे जाके बिल्कुल सही कह रहे हो, आगे जाके ना, लेकिन निकल के आइए कि नॉन जीरो है। ये इसलिए कि डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन है ना, और कोई ऑप्शन नहीं था ना, मैंने नहीं बनाया, बन के आया था। तुम अगर इस बात पे एतराज़ करो कि ये डेल्टा फंक्शन क्यों है तो मुझे नहीं, लेकिन है डेल्टा फंक्शन ही। लेकिन ना कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई रिगरसली कोई चीज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये डेवलप करना चाह रहा हूँ इंट्यूशन कि अगर दो चीज़ें स्पेस में मुख्तलिफ जगहों पे हों, एक ही वक्त में हों, तो ये कम्यूटेशन जो है वो नॉन ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो। अगर स्पेस में दो जगहों पे हों, एक ही वक्त में हों, ज़्यादा सारे क्वांटम मैकेनिक्स में हम कम्यूटेशंस एक ही टाइम पे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह है कि अगर एक इवेंट हुआ, दूसरा हुआ, तो मैं दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ, इवेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पर यह है कि दोनों एक दूसरे को मेजरमेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रही। अगर इवेंट्स कॉजली कनेक्टेड हैं तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसाइड द लाइट कोन है, लाइट कोन के अंदर कम से कम रोशनी की हद के अंदर अंदर हैं, रोशनी उनको मिला ही सकती है, रोशनी उनको चेक कर ही सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बनेगी। अगर एक इवेंट टाइम t1 पे हुआ, ये देखें ना, एक का टाइम है अगर 0 का हद कहता, दूसरे का t कहता, तो इसलिए दोनों के दरमियान में टाइम डिफरेंस t था ना। एक इवेंट टाइम t1 पे होता है, एक इवेंट टाइम t2 पे होता। मैं कहता हूँ t1 पहले था, t2 बाद में था, आप कहते हैं नहीं t2 पहले था, t1 बाद में था। तो अब हमारे अंदर एक मसला है, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम, इसमें ये इशू ये आ गया मेरे और आपके दरमियान की मेजरमेंट। मैं कहता हूँ t1 मेरे पहले इवेंट देखा आप, और t2 बाद में देखा, आप कहते हैं वाइस वर्सा है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए फिर हम टाइम ऑर्डर डिफाइन करेंगे। टाइम ऑर्डर ये बताएगा चीज़ प्रोपिगेट करके इधर से इधर गई है या इधर से इधर आई है। और उस सूरत में आप देखिएगा, ये जो आपको इतना प्रॉब्लम लग रहा है ना कि कोई चीज़ आगे जाके मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि कोई चीज़ लाइट कोन से लीक कर रही है, तो एट द सेम टाइम कोई चीज़ लाइट कोन में लीक करके अंदर भी आ रही होगी, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगी। ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन उस सारे की बेस ये सिंपल सी कैलकुलेशन होगी कि दोज इवेंट्स विच आर टाइम लाइक दे आर कॉजली कनेक्टेड, दोज इवेंट्स विच आर स्पेस लाइक दे हैव नो कॉजल कनेक्शन, दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। बस ये एक चीज़ थी कल की जो अधूरी रह गई थी, जो ख़त्म करनी थी आज। तो अगर कोई सवाल हो फिर जाके घर पढ़िए, कोई क्वेश्चन हो मेरे से प्राइवेटली डिस्कस कर लें, या अगली क्लास में क्वेश्चन पूछ लेंगे, बाकियों का भी भला हो जाएगा। सॉरी। प्लीज़ कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो। सिमेट्रीज़ का ताल्लुक अभी ग्लोबल या लोकल से कोई नहीं है, अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल सिमेट्री को देखना चाहें या ग्लोबल को देखना चाहते, आपको याद है लास्ट टाइम मैंने b के साथ एक e⁻² आयोटा k0t का फैक्टर था। अगर आप देखें तो वो एक ऐसा फैक्टर था जो फेज़ फैक्टर था। अगर मैं किसी भी चीज़ को उसके स्टार से मल्टीप्लाई करता तो वो फेज़ फैक्टर ख़त्म हो जाता, लेकिन इंटरफेरेंस टर्म में ख़त्म ना होता। तो ऐसी चीज़ें जो स्टार लेने से इस तरह आराम से ख़त्म ना हो, कोई ना कोई इंटरफेरेंस टर्म दे दें, वो लोकल सिमेट्रीज़ की तरफ चली ले जाती हैं आपको। अगर सीधा सीधा कॉमन फैक्टर है, स्टार से मल्टीप्लाई करें, वो ख़त्म हो जाए, तो वो ग्लोबल सिमेट्रीज़ होती हैं। तो हम आएंगे इसके ऊपर के फिर हम क्या करते हैं। आप शायद EMT के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछना चाह रहे हैं। फिर आप एक ऐसा डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं जो लोकल फेज़ को ग्लोबल फेज़ की तरह बाहर निकाल देता है। जब स्टार के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों में कैंसिल हो जाता है। दैट इज़ नोन एज अ कोवेरिएंट डेरिवेटिव। वो करता क्या है, उसके अंदर आप एक फील्ड डालते हैं, वो फील्ड कॉम्पेंसेट करता है हर पॉइंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही होती है, इसलिए उसे कहते हैं दैट इज़ नोन एज अ कॉम्पेंसेटिंग फील्ड। वो हर स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर जो लोकल चेंज आ रही है उनको साथ साथ ट्रैश करता जा रहा है, कॉम्पेंसेट करता जा रहा है। कोई सवाल अगर यहाँ पर हो आप लोगों का तो प्लीज़। लाइट लाइक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट लाइक हम करना ही नहीं चाह रहे क्योंकि ज़ीरो है और ये लाइट तो है नहीं, तो स्केलर फील्ड था, मैसिव पार्टिकल था। लाइट लाइक के लिए जब फोटॉन की बात करेंगे तो ज़रूर करेंगे।
अच्छा, अब लिटरेचर में ना पैस्कल में दो चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। उसने कहा है कि आप लिख सकते हैं लेट्स डिफ़ाइन आयोटा डेल्टा प्लस इज इक्वल टू, उसने कहा आयोटा डेल्टा प्लस एक्स, या ठीक है चलें, अब अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो बाद में इसको लिख लेंगे, हमें अभी तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है, बाद में लिखते रहेंगे, इसको छोड़ने पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस को जब आगे वो लिखूँगा ना मैं जो टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट होगी तो फिर। अच्छा, लेट मी समराइज जो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में किया। पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमने एक स्केलर फील्ड लिया जो कॉम्प्लेक्स था। हमने कहा उसका लैग्रांजियन ये है, लैग्रांजियन इज, अच्छा आज के बाद ना मैं टोपियां नहीं पहना रहा, अंडरस्टूड है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी अब, क्योंकि वो टाइम वेस्ट लगा दो। चलें देखते हैं, डी म्यू फाई, डी म्यू वैसे बाय द वे डैगर बजाते खुद ही ये रिप्रेजेंट कर देता है, अनलेस मैट्रिक्स ना हो, माइनस एम स्क्वेर्ड फाई फाई डैगर। हम ये लेके चले थे लैग्रांजियन, ये था कॉम्प्लेक्स स्केलर फील्ड के लिए। आपको याद है कॉम्प्लेक्स स्केलर फील्ड के लिए आपने एक डिफाइन किया था पाई ऑफ एक्स, जो किसके इक्वल था, फाई डॉट का डैगर, फाई डैगर डॉट था, पाई याद है ना, और पाई डैगर क्या था, पाई डैगर ऑफ एक्स था फाई डॉट ऑफ एक्स, एक्स मीन स्पेस टाइम पॉइंट, ये भी एक्स लिख लें चले, जो एक्स यहाँ पे है वही एक्स, इसलिए लोकल ऑपरेटर्स हैं दोनों, एक ही स्पेस टाइम पॉइंट के लिए लिखिए। जब आपने लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन डेंसिटी बनाई थी तो हैमिल्टोनियन में दो तरह की टर्म्स आ गई थी। आपने कहा था मैंने हैमिल्टोनियन डेंसिटी ये बनाई है कि दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स वाई फाई डॉट प्लस पाई डैगर फाई डैगर डॉट, यही था। मुझे इसलिए याद है स्केलर बनना चाहिए ना, तो इसके ऊपर का कॉन्जुगेट है तो इसके ऊपर नहीं होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ अ फाई डॉट ग्रेडियंट ऑफ अ फाई का डैगर, ये टर्म थी, यही थी ना, या प्लस था यहाँ पर, प्लस और क्या था यहाँ, एम स्क्वेर्ड, कुछ गलत लिखा मैंने, हो कुछ मिस कर दिया मैंने, नहीं हैमिल्टोनियन यही नहीं बनता था, पाई फाई डॉट पाई दिस, पाई वाली वो कटेगी ना, एक पाई वाली एक टर्म रहती होती है, दो नहीं रहती होती, मतलब अभी पाई वाली दो टर्म्स हैं हमारे पास, तो जब टाइम का अच्छा मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं आपकी समझ गया हूँ। तो इनमें से कौन सी टर्म रहती थी, एक कट जाएगी, एक ये आप ये कह रहे हैं कि ये रह गई है माइनस फाई डॉट फाई डैगर डॉट, जो कि पाई फाई डॉट वाली ये टर्म रह गई है, तो ये और ये आप कह रहे हैं कट जाएगी, यही बात है। अच्छा चलो एनीवेज खैर कोई बात नहीं, ये हैमिल्टोनियन बना था हमारे पास, नहीं तो यहाँ बना भी सकते हैं, पाई फाई डॉट प्लस पाई डैगर डॉट माइनस एल, तो खैर कोई बात नहीं, लैग्रांजियन यही था ना, बाकी खैर है। अच्छा आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मैं उसे लिख सकता हूँ दो ऐसे कंपोनेंट्स में जो बजाते खुद रियल हों। आपने ये कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर मैं एक z ड्रॉ करता हूँ जिसके इधर x है रियल एक्सिस पे और इधर y है, तो आप कहते थे कि मेरे ड्रॉ करने में सिर्फ ये प्रॉब्लम था कि x के अलॉन्ग भी पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स थे, रियल नंबर थे, y के अलॉन्ग भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रियल नंबर थे। सिर्फ आपने कहा एक एक्सिस के साथ एक आयोटा लगा हुआ जो कॉम्प्लेक्स नेचर करता है, तो आपने उससे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, याद है ना आपको। आप कहते थे इसमें रियल ऑफ z भी x है, इमेजिनरी ऑफ z जो है वो y है, ये दोनों बजाते खुद नंबर में के तौर पर रियल होते थे।
अगर ये रियल ना होता तो ये बजाते खुद एक रियल नंबर बन जाता, फिर तो z कॉम्प्लेक्स रहते ही ना। इसका मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं इन जनरल। तो आप लेट्स राइट phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस आयोटा phi 2 ओवर अंडर रूट टू मैंने क्यों लिखा, ताकि इक्वल वेट के साथ आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे मुझे। मैं इसका मॉड स्क्वायर करूं, अगर ये 1 है तो phi 1 का मॉड स्क्वायर प्लस phi 2 का मॉड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ताकि नेट आंसर 1 बन जाए अगर दोनों का मॉड 1 1 है। तो इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप पढ़ते थे। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं फिर। अच्छा, अगर मैं कंसिडर कर लूं रियल स्केलर फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, फॉर रियल स्केलर फील्ड phi 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बनाना चाहूं तो मुझे एक कंपोनेंट को 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब है मैं इसको 0 कर दूंगा तो रियल नहीं बन जाएगा ये, क्योंकि phi और, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा phi इज इक्वल टू phi डैगर विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 phi 1। यहां सब्स्टिट्यूट कर दें लैग्रांजियन में, तो लैग्रांजियन क्या बन गया, क्या बन गया लैग्रांजियन, 1 ओवर 2 d म्यू phi 1 d म्यू phi 1 माइनस m स्क्वेयर्ड ओवर 2 phi 1। कमाल नहीं हो गया, यही नहीं बनाया था आपने पहले भी रियल फील्ड के लिए। अब आपको समझ आई नीचे हाफ का फैक्टर क्यों आ रहा है। स्टैटिस्टिकली दोनों फील्ड्स आइडेंटिकल हैं, ये फील्ड और ये फील्ड दोनों आइडेंटिकल हैं। अब अगर phi 1 की जगह phi भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं, इसलिए नहीं है कि तो आपने अपनी कन्वेंशन डिफाइन की थी ना। तो लेट्स ओमिट द सबस्क्रिप्ट। ऐसे ही हमने जो सबस्क्रिप्ट 1 लिखा हुआ है ना, जो कि 1 लिखा हुआ है, क्योंकि है हमें समझ आ गया कि ये रियल फील्ड हो तो एक फैक्टर ऑफ हाफ आता है। अगर ये पार्ट 0 हो जाता तो phi डैगर और phi बराबर ना हो जाते। अदरवाइज phi डैगर क्या था, अदरवाइज phi डैगर था ना। अब मैंने क्या कहा था, phi 1 तो रियल है ना, phi 1 का डैगर तो phi 1 नहीं है, phi 2 का डैगर भी phi 2 है ओवर अंडर रूट 2। तो अगर ये 0 हो जाता तो phi 1 और phi 2 डैगर तो बराबर हो जाते ना। क्लियर है, चले गुड। तो अगर सबस्क्रिप्ट 1 खत्म कर दें तो लैग्रांजियन क्या बन गया है, 1 ओवर 2 d म्यू phi माइनस m स्क्वेयर्ड ओवर 2 phi स्क्वेयर्ड। ये दिस इज द लैग्रांजियन ऑफ अ हिग्स फील्ड। ठीक है, तो हिग्स इज, ये याद रखिएगा, जो हिग्स है ना, हिग्स इज अ हिग्स फील्ड इज अ स्केलर फील्ड। वो ठीक है 2 कंपोनेंट हो जाएगा, खैर है, नॉन अबिलियन नेचर, वो कोई बात करते रहेंगे हम, खैर थ्योरी में ले जाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है स्केलर ही, यानी स्केलर से रियल स्केलर है। ओह सॉरी, इज अ रियल स्केलर फील्ड। मैं ये कर लेता हूँ नहीं, सारों को नहीं कह सकते, वो फिर जाके हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं ना हिग्स की। इन प्रिंसिपल कोई भी रियल स्केलर फील्ड डाल सकते हैं आप। इन्फ्लेटॉन फील्ड भी लोग, इवन जो लोग पार्टिकल कॉस्मोलॉजी करते हैं, वो एक्चुअली इसी तरह के डिफरेंट स्केलर पोटेंशियल्स लेते हैं। अगर वो स्केलर नहीं बन रहा होता ना तो 2 फर्मियन को जोड़ के स्केलर बना लेते हैं, क्योंकि साई बार साई भी स्केलर है। फिर कुछ स्केलर टाइप पोटेंशियल्स ले लेते हैं, यानी जितनी मॉडिफिकेशन होती है वो यूनिवर्स की डायनामिकल टर्म में नहीं करते, वो यूनिवर्स की पोटेंशियल टर्म में करते हैं। डायनामिकल टर्म चेंज कर दी फिर तो सारा कुछ ही बदल गया ना, पता चले सो यूनिवर्स से कहीं और ही निकल गए हैं, तो उसके अंदर रहते हैं। आप कहते हैं नहीं, डायनामिक्स जो भी थी वो नहीं चेंज होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल्स में रह के हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यही काम फिर हमने सुपर सिमेट्री में किया कि हमने कहा कि एक हिग्स फील्ड से, आप ये इस कोर्स में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि हिग्स मैस देता है लोगों चीज़ों को, सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को। लफ्ज़ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है यहाँ,
हम कहते हैं हिग्स मैस देता है पार्टिकल्स को, नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल्स को, क्योंकि जब प्रोटॉन का मैस है उसमें हिग्स की कंट्रीब्यूशन few % है, एग्जैक्टली तो बाकी सारी जो है QCD की कंट्रीब्यूशन है। इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल अप डाउन चार्म क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टाउआन्स है वगैरह, इनको देता है और अपने आप को भी देता है। कायनात में जो 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 स्टैंडर्ड मॉडल का फिनोमेना है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो क्वार्क्स हैं वो इतने हल्के हैं कुछ, और कुछ इतने भारी हैं कि वो हिग्स से भी भारी हैं। 172 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपर क्वार्क है, लिमिट है, और लोअर जो है अप और डाउन की है विच इज़ few MeVs ना। तो हम ये कहते हैं जो इतना स्टार्क दोनों दरमियान में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ये एक हिग्स अगर एक्सप्लेन नहीं करता तो फिर हम ये कर लेते हैं, हम कहते हैं 2 हिग्स शामिल कर लेते हैं और बना डबलेट लेते हैं। इस तरह डबलेट बनाते हैं कि एक की नीचे की वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू नॉन ज़ीरो है, डबलेट से मुराद होगी अब एक ऊपर कंपोनेंट, जिस तरह आप स्पिन अप पार्टिकल लिखते हैं ना उसका वेव वेक्टर, एक उसका ऊपर का कंपोनेंट होता है और उसका नीचे का कंपोनेंट, दैट इज़ नोन एज अ डबलेट। अगर स्पिन अप का ऊपर का कंपोनेंट नॉन जीरो है तो स्पिन डाउन का नीचे का कंपोनेंट ज़ीरो। तो एक्जैक्टली यही हम करते हैं कि एक हिग्स की अपर एक्सपेक्टेशन वैल्यू नॉन जीरो है कि लोअर एक्सपेक्टेशन नॉन जीरो है। आप अपर वाले अपर से लेते हैं, लोअर वाले लोअर से लेते हैं, नेट वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों का स्क्वायर का सम लेके अंडर रूट आती है। तो हम कहते हैं चूंकि दोनों की वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज φ1 इज नॉट इक्वल टू φ2, देयरफॉर दे कैन मिक्स एंड वंस दे मिक्स देन यू हैव अ मिक्सिंग एंगल। वहाँ से हम मिक्सिंग एंगल निकालते हैं और डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ V2 जो कि अपर की है, करस्पॉन्डिंगली हम कहते हैं कि जो ऊपर की रो है वो उससे मैस लेती है जो नीचे की मैस है। हम कहते हैं दिस हायरार्की प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ़ वी हैव अ सेकंड हिग्स डबलेट, लेकिन उसकी हमें कुछ कीमत पे करनी पड़ती है। पुरानों को तो मैस देते हैं, नए और भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते, फिर अभी तक नहीं मिले। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना है जो मैंने आपको बताया है। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरा हिग्स का लिखना पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी ऐसे लिख लूँगा डी म्यू φ1 की बजाय φ2 m स्क्वेड φ1 φ2, और एक मिक्सिंग टर्म लिखना चाहूँ तो मैं लिख लूँगा बाद में। अगर इंडिपेंडेंट होते तो खैर थी। तो ये एक सिंपल सी तरीका है जो मैंने आपको बताया है, लिखने का अंदाज जो है। तो ये क्लियर हो गया कि ये फैक्टर ऑफ 2 नीचे क्यों आते थे, बिकॉज वी हैव φ1 एंड φ1 एज द आइडेंटिकल फील्ड्स। अच्छा, अब इसके लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा, कौन बताएगा? अच्छा, पहले तो ये बताएं फाई क्या होगा यहां पर, व्हाट इज फाई ऑफ एक्स, कौन बताएगा? व्हाट इज, आपने पहले सोल्यूशन लिखा हुआ है फाई ऑफ एक्स, चलिए अब टोपियां डाल लेते हैं, खैर चलें इधर से शुरू कर देते हैं। क्या होगा फाई ऑफ एक्स, पहले लिखा हुआ है थोड़ी देर पहले आपने सोल्यूशन। इसकी इक्वेशन क्या आएगी? क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन आएगी। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन क्या होगी? यहां से बॉक्स स्क्वेयर्ड प्लस m स्क्वेयर्ड फाई इज इक्वल टू 0। इसी फील्ड को क्वांटाइज करेंगे, आप क्वांटाइज करेंगे तो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आपको मैंने फाई लिखवाया हुआ है, वो क्या था याद आपको? क्या था? d3k टिल्डा a हैट ऑफ k वेक्टर, फोरियर ट्रांसफॉर्म था ना ये वाला। अच्छा, बाज़ किताबों में फाई के इधर लिखा जाता है, ये फाई के है, इधर लिखा जाता है फाई एक्स है, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है दोनों एक दूसरे के। ए ऑफ के यहाँ पर क्या था पहले का साइन, प्लस था या माइनस था, ये मुझे देखना पड़ेगा। पहला माइनस था, e टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स। दूसरा क्या था? बी डैगर प्लस के साथ था ना। अब बी डैगर नहीं करूँगा मैं, अब मैं ए डैगर ऑफ के करूँगा। हाथ खड़ा करके बताइए जिससे मैं पूछूंगा कि मैंने बी की जगह ए क्यों लिखा है, बी डैगर की जगह ए डैगर क्यों लिखा है? सेम होने की, बिल्कुल सही, और शाबाश, वेरी गुड। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लिखी है। अब अगर आप फाई हैट का डैगर लें, है ना, सेम हो गए ना, रियल फील्ड है, हर्मिशन हो गए। हर्मिशन हो गए तो हमें टेंशन ही ख़त्म होगी। दे हैव रियल आइगन वैल्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये रियल फील्ड है तो ये ऑब्वियस भी लगता है, अगर से क्वांटम मैकेनिक्स से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से कंपेयर करना, मतलब एक पॉइंट पे ऑसिलेटर है तो उस पॉइंट पे जो डैगर ऑपरेटर है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली।
बिल्कुल रियल के केस में दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस थे, आपने उनके दो कोएफिशिएंट्स डालने थे। पहले आपने कहा ये सी ओ डी हैं, क्यों सी ओ डी हैं? क्योंकि उस फील्ड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके बराबर नहीं है। आपने कहा कि अब अगर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बराबर करना है तो एक ही ऑप्शन है डी को सी स्टार कह दें, ताकि नेट आंसर तो रियल ही रहेगा, रियल रहेगा तो डैगर लेंगे तो वापस वही जवाब आएगा। सॉरी ये क्लियर होगी? कोई बंदा आप में से मुझे हैमिल्टोनियन डेंसिटी लिखवा सकता है? हैमिल्टोनियन क्या होगा? हैमिल्टोनियन होगा क्या? पाई फाई डॉट माइनस एल। अब दो टर्म्स नहीं होंगी जिस तरह पहले थी ये वाली, क्योंकि पहले पाई फाई पाई डैगर फाई डैगर में फ़र्क था ना दोनों में, अब एक ही होगी। तो क्या बन जाएगी ये हो जाएगी ना पाई फाई डॉट माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई डॉट का स्क्वायर है, फाई डॉट के स्क्वायर की जगह मैं अच्छा एक दफ़ा लिख लेते हैं, फाई डॉट स्क्वायर प्लस डेल्टा फाई, टोपियाँ भी लगा ही लें पर आप, डेल्टा फाई डॉट डेल्टा फाई प्लस एम स्क्वेड फाई स्क्वेड। एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, ओवर टू और ओवर टू। अब ये कुछ भी लिखा हुआ है, ये पाई स्क्वेयर ही लिखा हुआ है, ये भी पाई स्क्वेयर ही लिखा हुआ है, ओवर टू। तो ये पूरे में से ये आधे वाला अगर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पाई हैट का स्क्वेड विच इज़ लोकल एट एक्स इज ओवर टू प्लस हाफ, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा फाई का स्क्वेयर, डेल्टा फाई डॉट डेल्टा फाई को डेल्टा फाई का स्क्वेयर लिख लेते हैं, प्लस एम स्क्वेड ओवर टू फाई स्क्वेड। अच्छी बात यह है कि ये स्केलर है और इनवेरिएंट है। अब अगर आप फाई को माइनस फाई से फॉर एग्जांपल रिप्लेस भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके अंदर लैग्रांजियन लिख के हैमिल्टोनियन में जाने की क्या वजह? हैमिल्टोनियन डायरेक्ट नहीं लिख सकते? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं हम। जिस तरह लैग्रांजियन लिख सकते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मल एल्गोरिथम से कि जी हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों का सम लें। लेकिन हमने देखा था कि वो इक्वेशन निकल आती है कि ये सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है अगर इसको यूज़ करें। तो हम कहते हैं इन टर्म ऑफ फंडामेंटल थिंग्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, हैमिल्टोनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस वन। ठीक है, प्लस लिख ले तो तब भी आ सकता है ना? किधर लिख लें? हाँ, बन वो जाएगी ना, बिल्कुल। यहाँ हैमिल्टोनियन का मतलब है ना कि ये दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, फिर भी यही बनेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, डेल वाले टर्म के साथ लैग्रांजियन में माइनस आता है, हैमिल्टोनियन में प्लस आता है। ये मसला नहीं, फिर हम ये करेंगे ना कि फिर इस तरह लिखेंगे भी नहीं, फिर लिखेंगे भी नहीं इस तरह, फिर हम शुरू से लिखेंगे। जब बिल्कुल सही कह रहे हो, जब हम 4 कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसीलिए फॉर्मल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन यूज़ करते हैं, वो प्लस में नहीं है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इसी वजह से सर इसको कहते हैं कि ये चूंकि हैमिल्टोनियन एनर्जी है, एनर्जी मोमेंटम का फर्स्ट कंपोनेंट है और ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं है। आगे चले गए, हाँ आगे चले गए थोड़े से। मैं इसी पे ख़त्म करूँगा आज। मैं कहूँगा कि एनर्जी पूरी चीज़ नहीं है, किसी पूरी चीज़ की छोटी चीज़ है। इसीलिए मैंने जो जुनैद की जो पहले बात का जवाब दिया था, मैंने कहा अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लैग्रांजियन लिखते या म्यू ना होता, सिर्फ और सिर्फ टाइम डेरिवेटिव होता, तो यहाँ प्लस लगाने से काम चल जाता था। लेकिन डेफिनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम यही रखते थे, पाई पी एक्स डॉट माइनस एल, याद होगा आपको। लेकिन वहाँ पर हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता था, कोई स्पेशल डेरिवेटिव्स नहीं होते थे वहाँ पे। यहाँ पर स्पेस और टाइम के डेरिवेटिव में एक मिन्काउस्की साइन फ़र्क है जो माइनस है। इसलिए हम वापस जाते हैं जो हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन है। इसलिए आप देखिएगा बुक्स के अंदर ऐसे लिखा जाता है, द हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड लाइक दिस वन। क्यों? ये वो डेफिनेशन है जो जितनी मर्जी डायमेंशंस में चले जाएंगे, लैग्रांजियन उस डायमेंशन में लिखेंगे तो हैमिल्टोनियन ऑटोमेटिकली आपके पास उसी डायमेंशन में आ जाएगा। और जो फैज़ान कह रहा है वो फिर हम आगे जाके देखेंगे कि एनर्जी है तो एनर्जी क्या बला है। लेकिन पहले तो ये हैमिल्टोनियन जो है, अब अगला मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, शायद पूरा ना भी आज कैलकुलेट कर सके, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हम कैलकुलेट कर लेंगे वो रख लेंगे। ये याद रखिएगा कि अभी तक जो हमने काम किया, हमने कहा कि एक हैमिल्टोनियन है जिसको हमने एक फील्ड है जिसको हमने क्वांटाइज़ किया। तो क्वांटाइजेशन में ये आया कि ये जो ऑपरेटर्स हैं
ये ऐसा ही कम्यूटेशन रिलेशन होल्ड करते हैं जिस तरह के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का था। तो हमने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ अ फील्ड जो है इट इज़ जस्ट लाइक द क्वांटाइजेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस है वो डिस्क्रीट होता था, तो ये इसका मतलब है हर स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर जुड़ा है। अब आइए उस डेफिनेशन पे जो मैंने आपको शुरू में फील्ड की दी थी, इंट्यूशन। मैंने कहा था गिटार का स्ट्रिंग है, उसमें छोटे 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 मैसेज पे रोते जाएं, इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा हर पॉइंट के ऊपर है? अगर मैं ए और ए डैगर को ये साबित कर दूं कि ये हैमिल्टोनियन में भी आते हैं, और हमें पता है जब हैमिल्टोनियन में आते हैं तो वो नंबर ऑपरेटर होते हैं, जब नंबर ऑपरेटर होते हैं तो जो उनकी आइगन स्टेट्स होती हैं फॉक्स स्टेट्स होती हैं, तो वो स्टेट्स यहाँ अगर पार्टिकल्स पैदा करें तो आपका मसला ही ख़त्म हो जाएगा। फील्ड थ्योरी आपको बन जाएगी कि जी फील्ड थ्योरी में पार्टिकल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो अब मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हैमिल्टोनियन डेंसिटी से मुझे कोई आप में से हैमिल्टोनियन लिख के दे सकता है? ना 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 ना, यही तो सिर्फ स्पेस पे, सिर्फ स्पेस पे तुम्हारी बात का जवाब आ गया है ना। टाइम वाला रहने देना चाहिए ना हमें। तो इसका मतलब है हैमिल्टोनियन एक स्पेशल वॉल्यूम पे आप इंटीग्रेट कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे कौन कौन सी टर्म्स कैलकुलेट करनी है? मुझे कैलकुलेट करनी है d3x पाई स्क्वायर x ओवर 2, मुझे कैलकुलेट करनी है d3x डेल्टा फाई स्क्वायर ओवर 2 और d3x फाई स्क्वायर ओवर 2। ये मैं आप कैलकुलेट करूंगा तीनों टर्म्स वन बाय वन। काफ़ी लंबा काम होगा लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेना चाहिए। और ये आपने मुझे कराना है, इसमें मैं हर दफ़ा गलती करता हूँ जब भी ज़िंदगी में किया है, और लेकिन स्टूडेंट्स ने कभी क्लास में गलत नहीं करने दिया। तो आज आपका भी इम्तिहान है, इसलिए इसको बहुत गौर से देखना है। जहाँ कोई गलती हुई तो बता देना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ फाइनल आंसर लिखे होते हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूँ पाई एफ एक्स। पहले मैं एक टर्म कैलकुलेट करता हूँ। पाई एफ एक्स का मतलब क्या है? कुछ चीज़ें करके रख लेते हैं ना। पाई एफ एक्स का मतलब है बाय डेफिनेशन दिस इज फाई डॉट ऑफ एक्स। मैं खुद भी कोशिश करूँगा केयरफुली करूँ, इसलिए गलत करूँगा। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या जवाब आएगा? d3 ऑफ के टिल्डा। ये 3 जुनेद ने हमसे लिखवाया था, मैं तो डी के टिल्डा ही लिख रहा था। सर वेक्टर के ऊपर टिल्डा बहुत गंदा है। बहुत गंदा लगता है अच्छा चलो ठीक है, हाँ मिक्स हो जाता है थोड़ा सा। पहले बता था मैं नीचे नीचे डाल लेता। खत्म हो जाती है। हाँ, फिर मैंने वेक्टर डालना नहीं था ना डी के टिल्डा लिखना। चलो ठीक है, सही है। वो बात सही है कि लाइन ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं। इसका डिफरेंशियल टाइम के हिसाब से लूँगा तो क्या आएगा? कौन बताएगा? एक एक टर्म सारे बताते जाएं। हाँ हाँ, टाइम वाला पार्ट होगा तो माइनस आयोटा के 0 t आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा? शाबाश। जीरोथ कंपोनेंट में वही साइन उतरता है जो बाहर होता है, बस प्लस ठीक लिखा? अच्छा चलो, अगर आप कहते हैं ठीक लिखा है तो अच्छी बात है। क्या इसकी जगह मैं ये इसको थोड़ा सा एक दफ़ा साफ करके लिख लेता हूँ? d3 के टिल्डा आयोटा के 0 में, ये चले माइनस आयोटा के 0 में कामा ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए। ए हैट ऑफ के वेक्टर e to the power माइनस आयोटा k डॉट x माइनस a हैट डैगर ऑफ k वेक्टर ये चीज़ आ गई। आप में से मुझे कोई ये चीज़ कैलकुलेट कराने में हेल्प करेगा? हाउ टू कैलकुलेट। इस क्या करेंगे? इस हैमिल्टोनियन की सारी टर्म्स को इलादा इलादा कैलकुलेट करेंगे, फिर एंड पे इनको ऐड कर देंगे।
तो पहली टर्म ज़रा कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट 1/2 इंटेग्रल ऑफ पाई स्क्वेयर्ड ऑफ x dx। एक ही x के ऊपर हैं, लोकल हैं, इसका मतलब डिफरेंट मोमेंटा के साथ हो सकती थी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल d3 k टिल्डा d3 k टिल्डा प्राइम। अच्छा, दो इंटेग्रल हैं, हम अब मल्टीपल इंटेग्रल को पता है, एक लिख लेंगे, साइन दो लगाने के बजाय एस जो है ना वो एक ही काफ़ी है, इंटू ए। ओहो हाँ चलें जी, क्या कह रहे थे? सॉरी, माइनस आयोटा k0 और माइनस आयोटा k0 प्राइम। अच्छा, करते हुए इस बात की परवाह ना करें, गलती होगी कोई बात नहीं, होगी तो फिर कर लेंगे, अभी तो पहले लेक्चर्स हमारे पास रहते हैं। मैं अभी लगा दूंगा। अभी मैंने कहा कि जब इसकी ज़रूरत नहीं है ना मुझे इनमें, ये तो बाहर आ रहे हैं ना, तो अब लगाना चाह रहा हूँ डी क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन। यहाँ एक दफ़ा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किसकी डिपेंडेंस एक्स के ऊपर है, इनकी नहीं है, तो ये इनकी एक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो बाहर आ गया। अंदर क्या बन गया? अंदर बन गया ए हैट ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स माइनस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स। ये तो पहला फाई आ गया। अभी दूसरा लिखना है, तो दूसरे की जगह क्या लिखूंगा? ए हैट ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्राइम डॉट एक्स प्राइम। एक्स सेम है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू अदर। प्लस माइनस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ए हैट डैगर ऑफ के प्राइम ई टू द पावर आयोटा के प्राइम डॉट एक्स प्राइम, सॉरी एक्स। चार टर्म आएगी, कोई बात नहीं, आती रहे, लिख लेते हैं। खैर ये मिटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको बार बार नहीं लिखते। जुनैद इसीलिए इस इंटेग्रल से बाहर लिखी थी कि बार बार ना लिखनी पड़े। ये तो उसी तरह आती जाएंगी, इसको सॉल्व करना है हमने। दिस इज इक्वल टू d3x इंटू, क्या पहली टर्म क्या बनेगी, कौन बताएगा आप में से मुझे? शाबाश। ए हैट ऑफ के वेक्टर, ए हैट ऑफ के वेक्टर प्राइम, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्लस के प्राइम डॉट एक्स। दूसरी टर्म क्या बनेगी? माइनस ए हैट ऑफ के वेक्टर ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा के माइनस के प्राइम डॉट एक्स। एग्री करते हैं इस बात से? प्लस प्लस माइनस ए हैट डैगर ऑफ के ए हैट ऑफ के प्राइम ई टू द पावर आयोटा के माइनस के प्राइम डॉट एक्स। इस बात से भी एग्री करते हैं। और आखिरी टर्म क्या बन गई? प्लस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर माइनस आयोटा प्लस आयोटा के प्लस के प्राइम डॉट एक्स। वेरी गुड, पूरा बोर्ड भर गया है ना। खैर है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि k प्लस के प्राइम का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? k प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस के प्राइम डॉट एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है k0 माइनस k0 प्राइम या प्लस माइनस चलें
प्लस माइनस इंटू टी माइनस के वेक्टर प्लस माइनस के वेक्टर प्राइम डॉट एक्स। अच्छा, अब मुझे ये बात पता है कि अगर मैं 3x पे इंटीग्रेट करूं तो ये तो डेल्टा फंक्शन दे देगा। इसका मतलब है कि मैं अगर x पे इंटीग्रेट कर दूं 3x पे वॉल्यूम पे, तो ये इससे एक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, इससे दूसरा डेल्टा फंक्शन आएगा, इससे तीसरा और इससे चौथा। तो इसका मतलब है मैं अब इस चीज़ को लिखूं अगर, तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज इक्वल टू ये सारी चीज़ तो उसी तरह। इसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा? ए हैट ऑफ के वेक्टर, ए हैट ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा के ज़ीरो प्लस के ज़ीरो प्राइम इंटू टी। मैं भी लिखता हूँ, अभी सारी चीज़ें पूरी करूँगा, फिक्र ना करें। इंटू 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ के वेक्टर प्लस ना, पहले में प्लस है ना, इसमें इसके आंसर क्या आएगा? माइनस ए हैट ऑफ के वेक्टर ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम। इसकी जगह क्या आ जाएगा? ई टू द पावर माइनस आयोटा के ज़ीरो माइनस के ज़ीरो प्राइम इंटू टी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। अच्छा, मैं एक चीज़ लिखूंगा, फिर देखिएगा लोग उसी को कैसे सिंपल करके लिखते हैं, फिर बाकी के लिए हम ये काम नहीं करेंगे। माइनस, इसलिए मैंने ये फील्ड लिखा रहने दिया, माइनस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर ए हैट ऑफ, अदर प्राइम वेक्टर जरूर डलवाना यार आप भी के प्राइम इंटू क्या आ जाएगा? ई टू द पावर आयोटा के ज़ीरो माइनस के ज़ीरो प्राइम इंटू टी इंटू 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। और एक आखिरी टर्म रह गई है जो कि ए है डैगर ऑफ के वेक्टर ए है डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम। जुनेद आप बंदा सोचता है वो बोर्ड होने चाहिए, जो बंदा वो कहते हैं ना, बार बार मिटाना ना पड़े था। ई टू द आपका भी हौसला है, आप पॉइंट ऑफ फेस की तरह बोल रहे हैं। ई टू द पावर आयोटा के ज़ीरो प्लस के ज़ीरो प्राइम इंटू टी और 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ के प्लस के प्राइम। वेरी गुड। अच्छा, हमने खाम खा ना इतना लंबा चौड़ा शैतान की आंत की तरह चीज़ों को लिखा। थोड़ा सा अगर हम इंटेलिजेंट मैथमेटिशियंस के तौर पे लिखते हैं ना, तो हमें बड़े आराम से पता चल जाता कि 2 टर्म लिखनी चाहिए थी, 2 लिखनी नहीं चाहिए थी। ज़रा देखें कैसे, ये जो टर्म लिखी हुई है और ये जो टर्म लिखी हुई है, ये टर्म इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसलिए आप देखिएगा जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हैं उनमें मोस्टली में ऐसे लिखा जाता है, ए हैट ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स प्लस सी नहीं लिखते क्वांटम फील्ड थ्योरी में, एच सी लिखते हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। क्लासिकल फील्ड थ्योरी अगर देखेंगे जो गोल्डस्टाइन वगैरह में लिखी हुई, तो उसमें लिखते हैं सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ हम लिखते हैं एच सी हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अच्छा, अगर आप इस टर्म को देखें, इस टर्म और इस टर्म को देखें ज़रा, इसको और इसको, ये बिल्कुल ही एक जैसी हैं सिवाय इस पे कि यहाँ प्लस आयोटा है और यहाँ माइनस आयोटा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या थी? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। इस टर्म को देखें ज़रा, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, तो ये उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। इसका मतलब 2 टर्म लिखें तो 2 उसी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट बन जाती है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने वैसे ही सारी लिखी हैं, खैर है, हमें भी शौक है। और ये वैसे नहीं लिखी मैंने, जब डेल्टा फाई की इंटीग्रेशन करेंगे ना आप, फिर आपको पता चलेगा साइन बड़ा मैटर करेगा।
यहाँ तो नहीं कर रहा ना। चलें, अब कौन बताएगा आप इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 पाई स्क्वेयर्ड ऑफ एक्स d3 ऑफ एक्स। ये हमने फिर लिखा रहने देना है कुछ वक्त के लिए। 1/2 तो बाहर आ गया। हाँ अच्छा, चले अब बताएं। इसका मतलब है d3 k/2 पाई क्यूब 2k0 स्क्वेयर रूट। इसका भी तो स्क्वेयर रूट ख़त्म हो गए। स्क्वेयर रूट जब ख़त्म हो गए तो एक k प्राइम की d क्यूब k प्राइम से इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, तो 2 पाई क्यूब का फैक्टर ख़त्म हो गया। इस बात से एग्री करते हैं मेरी आप? क्यों भाई, एग्री करते हैं ना? क्योंकि ये d3 k प्राइम पे इंटीग्रेशन करूं अगर तो डेल्टा फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं ना। 2 पाई क्यूब का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट इधर भी आता है, इसके साथ भी आता है, और अंडर रूट इसके साथ भी आता है। 2 पाई स्क्वेयर रूट 2 पाई स्क्वेयर रूट 2 पाई क्यूब से ख़त्म हो गया। नीचे 2k0 है, 2k0 प्राइम है, लेकिन हमने ये पढ़ चुके हैं कि अगर k और k प्राइम बराबर हो जाएं तो k0 और k0 प्राइम भी बराबर हो जाते हैं। बस अब चुप करके इसका आंसर लिखते हैं। क्या आंसर आ गया? d3k। अच्छा ज़रा इसको देखें, ये लिखा हुआ है k0 आयोटा स्क्वायर्ड इज -1 माइनस और माइनस प्लस, तो नेट आंसर क्या आ गया? माइनस। तो आ गया -k0 डिवाइड बाई 2, इसलिए कि नीचे भी 2k0 आना था ना। एक दफ़ा लिख देता हूँ यार, छोड़ो लिख देता हूँ। हाँ, समझ आ गई हैं? लिख दो एक दफ़ा। ये बात आप याद रखिएगा कि d3k ओवर 2 पाई क्यूब डेल्टा ऑफ k माइनस k प्राइम किसी भी फंक्शन f ऑफ k के लिए लिखा होता तो ये बराबर हो जाता f ऑफ k प्राइम की जगह मैं k प्राइम लिख लेता हूँ, k प्राइम की जगह मैं k लिख लेता, ये इसके बराबर डेल्टा फंक्शन ख़त्म हो जाता। इसका मतलब भाई इससे क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ पे k है k प्राइम है उसकी जगह क्या चीज़ आ जाएगी? माइनस k, और k0 प्राइम के बराबर है, तो आंसर आ गया 1/2। तो ये वाला था एक आंसर है d3k का, ऊपर बनता है -k0 स्क्वेयर्ड और नीचे क्या बनता है? 2 टाइम्स k0। क्यों? इसके नीचे भी √2k0 है, दूसरे के नीचे भी √2k0 है, इसलिए मैं कह रहा था इसको काट देते हैं एक को, ठीक है ना? 2 रह जाएगा, 2 नहीं कटेगा, सॉरी, सिर्फ k0 कटेगा। तो इसलिए मैंने इसकी जगह लिख दिया था अब कि दिस इज इक्वल टू -k0/2। ठीक है, अब क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे क्या चीज़ आ गई है? a हैट ऑफ k वेक्टर, a हैट ऑफ -k वेक्टर। क्यों? क्योंकि k वेक्टर प्राइम जो है वो -k के बराबर है इस डेल्टा फंक्शन से। इनटू ऊपर क्या बन गया इसके? e⁻² आयोटा k0t। हाँ, कोई गलत चीज़ लिखी? ठीक है, अच्छा अगली टर्म क्या बन जाए? ये माइनस a हैट ऑफ k वेक्टर, a हैट डैगर ऑफ k वेक्टर प्राइम। अच्छा, इसका बड़ा फ़ायदा है कि इसमें k और k प्राइम बराबर हैं, तो k और k प्राइम जब बराबर हो गए तो ये प्राइम हट गया। और इसमें देखें k0 और k0 प्राइम बराबर हो तो कोई ऑसिलेशन टर्म नहीं है, 1 आ गया। माइनस a हैट डैगर ऑफ k, अगली टर्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, a हैट ऑफ k वेक्टर। तो बिल्कुल देखें तो इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट ही है। और अगली टर्म क्या बन गई है? प्लस a हैट डैगर ऑफ k वेक्टर, a हैट डैगर ऑफ -k वेक्टर, पहली का कॉन्जुगेट बन गई ना, इनटू e टू द पावर e टू द पावर +2 आयोटा गुड। अच्छा हो गया, पहली टर्म निकली अभी हैमिल्टोनियन की, है ना? अभी तो बाकी रहती हैं।
तो अगली टर्म क्या है, कोई बात नहीं, खैर है। अब हमने तरीका तो सीख लिया ना यार, अब तो हमें कोई मसला ही नहीं है, मेथड समझ आ गया हमें करना क्या है। अब तो हम अगली दफ़ा अगली टर्म्स के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हैं काम। ज़रा देखिएगा, प्लीज़ अब आप लोग मुझे डेल्टा फाई स्क्वायर वाली टर्म कैलकुलेट करने में हेल्प कीजिएगा, ठीक है। इस वाली को पहले एक दफ़ा डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लें इलादा से बोर्ड पे, इधर डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें ताकि डाल लें इसको। तो डेल्टा फाई का मतलब है D3 के टिल्डा। डेल्टा फाई किसके बराबर होगा, कौन बताएगा? ए हैट ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स, और यहाँ पे क्या उतरेगा, आयोटा के वेक्टर, है ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना। और अगले में क्या उतरेगा, इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट। मैं चाहता हूँ बगैर किसी उसके लिख देता, प्लस माइनस आयोटा के वेक्टर ए है डैगर ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स। या अगर मैं आयोटा के वेक्टर कॉमन ले लेता हूँ तो बिल्कुल वही फील्ड बन जाते हैं जो पहले आप जिसका स्क्वायर कर चुके हैं। तो इसलिए जितनी कैलकुलेशन आपने पहले की है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आप इसमें से आयोटा के वेक्टर कॉमन ले लेना यहाँ से, तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो नहीं बदल रही। ओहो मैंने गलती की वो मिटा के, चलो कोई बात नहीं। खैर, ए हैट ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स माइनस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स। ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है वही सारे स्टेप्स जो आप पहले कर चुके हैं। 1/2 इंटेग्रल ग्रेडियंट ऑफ फाई एक्स का स्क्वायर, यानी डॉट ये चीज, और साथ में क्या है एक, प्लीज कोई आप में से मुझे लिखवाएगा, मैं लिखता हूं पहले, एक टर्म मैं लिख देता हूं 1/2, चलें कोई बात, एक ये कर ही लेते हैं, D3 के टिल्डा D3 के टिल्डा प्राइम। इस टर्म में मैं हमेशा एक साइन की गलती करता होता था, और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं क्यों करता था। मैं बात वक्त कॉन्फिडेंटली उसी कैलकुलेशन को रिपीट कर देता था, यहाँ और एक साइन की गलती होती थी, वो बताऊंगा क्यों ना। एक और भी, आयोटा तो ख़त्म हो जाएगा ना माइनस साइन से, बताता हूँ कहाँ पे आती है वो। आयोटा के वेक्टर डॉट आयोटा के वेक्टर प्राइम, यहाँ पे वहाँ के जीरो था ना, यहाँ के वेक्टर था, तो के वेक्टर अगर माइनस के में जाएगा तो बाहर वाली टर्म भी साइन चेंज करेगी, तो ये मैं हमेशा गलत कर देता होता था। वेरी गुड, परफेक्ट। तो चलिए अंदर क्या बन गया, इंटेग्रल D3x। अब ये मुझे आप लिखवाएंगे, मैं पहले लिख के छोड़ने लगा हूँ, ये ए हैट ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स माइनस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इनटू ए हैट ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्राइम डॉट एक्स माइनस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर प्लस आयोटा के डॉट एक्स। ये आप कर चुके हैं यार पहले, है ना, ये तो सारा काम आप पहले कर चुके हैं, तो इसका मैं अब जवाब लिखता हूं, बताइएगा कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। देखते हैं किसने अच्छे तरीके से समझा इसको। ठीक है, एक स्टेप पीछे वाला लिखूंगा ताकि जब सॉल्व करूं तो वो चीज़ नज़र आ जाए। D3 के टिल्डा
प्राइम आयोटा, अच्छा आयोटा स्क्वायर को -1 करें, क्यों बार बार लिखना है, तो माइनस के वेक्टर डॉट के वेक्टर प्राइम। a hat of k prime e to the power minus iota k0 plus k0 prime into t। जब मैं x पे इंटीग्रेट करूंगा तो 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ k प्लस k प्राइम। बेशक देख लें वहाँ भी यही टर्म थी। अगली टर्म क्या थी, माइनस a hat of k a hat dagger of k prime e to the power iota k0 minus k0 prime into t, माइनस के साथ था ये, और 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ k माइनस k प्राइम। ठीक है, अगली टर्म क्या थी, प्लस इसी का हर्मिशन कॉन्जुगेट, शाबाश, माइनस ए हैट डैगर ऑफ के ए हैट ऑफ के। ये सारी टर्म्स हमें लिख के रखनी है जो पहली लाइन में लिखी हुई है ना उसके साथ ही, क्योंकि एंड पे सबको जमा भी तो करना है, इनटू ई टू द पावर आयोटा k0 माइनस k0 प्राइम इंटू टी और 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ k माइनस k प्राइम। और आखिरी टर्म क्या बनेगी, प्लस a है डैगर ऑफ k वेक्टर a हैट डैगर ऑफ k वेक्टर प्राइम e टू द पावर योटा k0 प्लस k0 प्राइम इंटू टी और 2 पाई का क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ k प्लस k प्राइम। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी तरीके से ये इंटीग्रेशन ख़त्म करनी है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये इंटीग्रेशन आपको ये बताएगी कि k वेक्टर इज इक्वल टू माइनस k वेक्टर प्राइम। ये और ये आपको ये बताएंगी, ये आपको बताएगी कि k वेक्टर इज इक्वल टू k वेक्टर प्राइम। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो टर्म जो सेम है दोनों में, उनमें जो यानी जिसमें एक ही किस्म के ऑपरेटर आ रहे हैं ए या ए डैगर, उनमें k प्राइम की जगह माइनस k लिखना है, और जो एक जैसे नहीं है जिसमें ए के और ए डैगर है उसमें k प्राइम की जगह k लिखना है। अब हम लिख सकते हैं इस टर्म को का फाइनल आंसर। ज़रा देखें कैसे, या नीचे इधर ही लिख के रखना चाहिए था, मुझे इधर ही लिख के रखना चाह रहा हूँ, तो लिख लेते हैं, चले कोई बात नहीं, खैर कोई मसला नहीं, समझने की कोशिश करते हैं ज़रा। नहीं बल्कि क्या यार, मिटा देता हूँ ना, ऐसे मैं इसको इतना इससे ऑब्सेस्ड हूँ इसको कर। हाँ, ऊपर की एक एक ना, तो 1/2 देखें एक चीज़, इस कैलकुलेशन में मेरे और आप में फ़र्क ये, आप भी कर सकते हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा, लोगों ने पहले मेरे से लाखों दफ़ा की है। सिर्फ ये होता है कि मैथमेटिक्स को ना एंजॉय करके करें, मैथमेटिक्स में खूबियाँ करते रहें, क्या गलत होगा फिर कर लेंगे, तकदीर का लिखा थोड़ा मिटाया नहीं जाएगा, फिर मिटा लेंगे, खैर मेरे पास तो मिटाने का भी ऑप्शन है। तो बाहर के आंसर आ गया 1/2 इंटेग्रल d3 ऑफ k। यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा, k²/2, लेकिन मैं ये याद रखूंगा कि ये जब k प्राइम इसके साथ लिखा जाएगा तो एक माइनस साइन होगा, जब इसके साथ लिखा जाएगा प्लस ही होगा, इसके साथ लिखा जाएगा प्लस ही होगा, और इसके साथ लिखा जाएगा तो माइनस।
तो वो माइनस प्लस मैं इस टर्म में लिखूंगा, बाहर मैं सिर्फ माइनस के स्क्वायर ओवर 2 कामन ले लूंगा, बाहर आ जाएगा के स्क्वायर ओवर 2k 0, बाहर ही आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी यही लिख लेते हैं के स्क्वायर ओवर 2k 0, क्योंकि हर एक में चाहिए होगा, वो नहीं करते जो पहले किया था। अंदर देखिए क्या पहली टर्म बन गई, मैंने क्या कहा था, इसमें के प्राइम की जगह माइनस के आएगा ना पहली वाली में, लेकिन यहां तो मैं माइनस साइन कॉमन ले चुका हूं, इसका मतलब पहली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस ए हैट ऑफ के वेक्टर, ए हैट ऑफ माइनस के वेक्टर ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा के 0t। थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा क्योंकि अज़र कह रहे सेशनल है 20 मिनट में, ताकि ये काम ख़त्म हो जाए। माइनस ए हैट ऑफ के वेक्टर, ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर, माइनस ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर, ए हैट ऑफ के वेक्टर। ठीक कर रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि इनमें तो के प्राइम की जगह सिर्फ के ही आना था, तो माइनस साइन मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो इनका जो साइन है वो ही रहेगा। और अगली टर्म क्या बनेगी, माइनस ए हैट ऑफ, ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर, ए हैट डैगर ऑफ माइनस के वेक्टर इंटू ई टू द पावर 2 आयोटा के 0t। ठीक है, उसकी रीज़न ये है ना कि ये माइनस साइन मैंने यही लिखा, इसमें जब के प्राइम की जगह माइनस के लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा, माइनस के स्क्वेयर्ड। जब यहां लिखूंगा इसको, इसके साथ ये माइनस साइन समझे इधर ही पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या आ जाएगा, के वेक्टर डॉट माइनस के वेक्टर, तो क्या बन गया, ये माइनस के स्क्वायर आ गया। मैं के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये माइनस तो पहले का पड़ा हुआ है ना, तो माइनस इसके साथ भी आ गया और माइनस इसके साथ भी आ गया। कोई बात नहीं, गलत हो गया एंड पे तो पकड़ा जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप में से मुझे कोई बंदा इंटेलिजेंटली ये टर्म लिखवा सकता है बगैर कैलकुलेट किए हुए? दो मिनट देता हूं सोचने के लिए। एम स्क्वेयर डी 3x फाइव स्क्वेयर, पहली तो बात है माइनस नहीं प्लस ही होना था फाइव में। ये टर्म आप में से मुझे कोई लिखवा सकता है, 1/2 इंटेग्रल, या चले एम स्क्वेयर तो बाहर है, 5 स्क्वेयर ऑफ एक्स। कोई बंदा 1, अच्छा इसके बाहर आ जाएगा एम स्क्वेयर ओवर 2, हाँ बोलिए चलें। यहां पर आ जाएगा d3 ऑफ के, यहां पर आ जाएगा 1/2k0, क्योंकि k0 और k0 प्राइम है। बिल्कुल ऐसी टर्म है, सिर्फ माइनस की बजाय अब प्लस है। क्यों? फाइव में प्लस साइन था ना, जब आपने टाइम डेरिवेटिव लिया तो माइनस निकला था ना बाहर। तो अंदर देखिए क्या बन गया, अंदर बन गया माइनस ए ऑफ के वेक्टर, ये जाके देख ली, प्लस सॉरी ए ऑफ के वेक्टर, ए ऑफ माइनस के वेक्टर। घर जाके देखिएगा क्या मैंने ठीक लिखे। ठीक लिखा, कुछ गलत तो नहीं किया। आज अब आपके दरमियान में एक समझदार बंदा और आया हुआ है, कुमेल, तो वो भी अगर गलती हुई तो पकड़ लेगा। है कुमेल, ए है डैगर ऑफ के वेक्टर, ए है डैगर ऑफ माइनस ई टू द पावर, थैंक यू अदर, 2 आयोटा k0 इंटू टी। शाबाश, गुड। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। 5 में सारे प्लस थे, ए के ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ए डैगर ऑफ के ई टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स, तो इसलिए सारे प्लस साइन हो गए। अब आप ज़रा आएँ
सबके कोएफिशिएंट्स को एक एक करके कंपेयर करें। लेट्स फर्स्ट टेक a of k, a of minus k in e to the power minus 2 iota k0t। इसके कोएफिशिएंट को ज़रा देखें क्या बनता है। इसके साथ क्योंकि ये सारी टर्म्स ऐड होनी है ना हैमिल्टोनियन में, याद है ना आपको, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या करना है, तीनों कोएफिशिएंट्स को आपने ऐड करना है। d3k को भी रहने दें बाहर ही, वो तो सबके बाहर है ना, उसको रहने देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ कोएफिशिएंट को देखना है। तो पहले का क्या आ गया, माइनस k0 स्क्वेयर ओवर 2k0। दूसरा क्या आया, माइनस k वेक्टर का स्क्वेयर, अब कुछ पता चलेगा गलती हुई है, ओवर 2k0 है, कोई गलती हुई है? नहीं, गलती तो नहीं है सर, बस अब एक माइनस एक और लगाना पड़ेगा किधर? एम के साथ, क्योंकि आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो ना, इसके साथ माइनस माइनस उसके साथ लगाएंगे तो प्लस बनेगा। ठहर तो चलो ना, ठहरो तो सही ना, ठहरो तो सही, मैं पहले लिख लूँ ना, फिर सारे साइन बाद में बैलेंस करता हूँ, ठहर जा। प्लस m स्क्वेयर ओवर, कोई ऐसी बात ना करना कि दिल टूट जाए। अब ये बात याद रखिएगा, ये वो साइन है जो हमेशा हम गलत करते हैं, माइनस k0 ओवर 2k0 माइनस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस इसके लिए प्लस हो जाएंगे। ये वो चीज़ थी जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम गलत करता था। समझ आई कि माइनस k0 देखे, अब इस माइनस साइन का फर्क है, इस माइनस साइन का ओरिजिन क्या था, k वेक्टर इज इक्वल टू माइनस k वेक्टर प्राइम। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2k0 माइनस k0 का स्क्वेयर प्लस k वेक्टर का स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, यही लिखा हुआ है ना। ओहो, ये तो बड़ा मसला बन गया, ये तो क्लाइन-गार्डन इक्वेशन का सोल्यूशन है। k0 स्क्वेयर किसके बराबर है, k स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर के, तो ये तो 0 आ गया है ना। क्या ख्याल है, ख़त्म होना चाहिए था, मुझे टर्म अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, जो आंख को ना भाई उसका क्या करना है ना। ये टर्म कैंसिल हो गई, समझ आइए अब आपको क्यों, क्योंकि आपको याद है k0 किसके बराबर है, एज k0 स्क्वेयर इज k स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, तो ये इसी का माइनस लिखा हुआ, तो दोनों कट के 0 हो गए। अगर ये टर्म 0 है तो ये भी 0 है, क्यों, उसी का एडमिशन कॉन्जुगेट है। एक टर्म इनमें से देख लें तो क्या जवाब आ जाएगा, इनमें से कोई एक टर्म देख लेना। लेट्स नाउ टेक a हैट ऑफ k, a हैट डैगर ऑफ k वेक्टर, ये वाली, इसका देखें जरा क्या बनता है, माइनस k0 स्क्वेयर ओवर 2k माइनस k0 स्क्वेयर ओवर 2k0 प्लस माइनस k स्क्वेयर ओवर 2k0 प्लस हैं, ओहो दोनों एक ही साइन के साथ है, चलो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है ठीक है। अगली टर्म क्या बन गई, ओहो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये और ये तो आप मुझे कह चुके हैं ना बराबर हैं दोनों, यानी k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसी के ये लिखा हुआ है ना 1 ओवर 2, सिर्फ एक प्लस का फर्क पड़ा है और तो कुछ नहीं था। ये बजाते खुद k0 स्क्वेयर, तो क्या आंसर, तो 2 और नीचे k0 मिस हो गया, चलो तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 2k0 इंटू 2k। ऐसी टर्म देख के मैं बड़ी खुशी होती है ना, क्योंकि इसके लिए एक ये कट गया। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, मैं अभी ये 1 ओवर 2 वगैरह के फैक्टर नहीं शामिल कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, डी क्यूब के भी जो कांस्टेंट फैक्टर वो मैंने बाहर रखे हुए हैं, तो ये तो कट के इसकी जगह k0 आ गया। तो एक टर्म ने निकाल लिया, इसी के एडमिशन कॉन्जुगेट का जवाब भी यही होगा, एंड दिस इज इक्वल टू a हैट डैगर ऑफ k, a हैट ऑफ k, इस टर्म का कोएफिशिएंट भी यही होगा,
क्यों? दोनों एक दूसरे का हर्मिशन कॉन्जुगेट थी। सिमिलरली जो इसका कोएफिशिएंट है वही चौथी टर्म का कोएफिशिएंट आ गया। तो फाइनली हैमिल्टोनियन क्या बन गया? कौन बताएगा? क्या बन जाएगा? हाँ शाबाश, नंबर ऑपरेटर बन जाएगा। अच्छा शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। देखिए ज़रा कितना देखी वाली चीज़ बन गई है। हैमिल्टोनियन क्या बन गया आपका? जो कि किसके बराबर था? जो कि इसके बराबर था d3x और हैमिल्टोनियन डेंसिटी, और वो किसके बराबर आ गया अब आपके पास? d3k आना भी चाहिए था k0/2। क्यों? ये k0 बचता था ना, देखे ना आपने खुद ही मुझे बताया। और ये नीचे 2 का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि ये बाहर है। इनटू a hat of k vector, a hat of dagger of k vector प्लस हर्मिशन कॉन्जुगेट या a hat dagger of k vector, a hat of k vector। क्या बन गया ये? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज नथिंग बट दिस इज दी हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब है हर स्पेस टाइम पॉइंट के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है। क्वांटाइजेशन ऑफ दिस फील्ड लेड अस टू दी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये उसका बहुत रिगरस प्रूफ है। एग्जैक्टली। अब अगले लेक्चर में, मैं अगले सेमेस्टर कहने लगा था, मैं सोचता हमने फिर पढ़नी है शायद वो ये थी कि मैं अगली दफ़ा ये कैलकुलेट करना चाह रहा था कि ये कंटिन्यूस स्पेस है। अगले लेक्चर में मैं इंट्यूटिवली आपको ये चीज़ साबित करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ पहले आपको। मैंने ये कहा है अभी तक कि ये जो थोड़ी सी स्टोरी को पीछे लेके चलते हैं, हमने ये किया था कि हमने ये कहा था कि ए और ए डैगर जो हैं, जो ए और ए डैगर जो अब बने हैं हार्मोनिक ऑसिलेट, जो क्वांटाइज किया फील्ड को, अदरवाइज ये ऑक्सिलरी कोएफिशिएंट्स थे दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के साथ। ये फोरियर कोएफिशिएंट्स थे पोजीशन और मोमेंटम की स्पेस में जब आपने दो प्लेन वेव के साथ लगाए थे। मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में लाइक थे तो उनके रिलेटिव वेट थे ए एफ के और ए स्टार एफ के, उनको हमने ए और ए डैगर बनाया। इसको कहते हैं नॉर्मल मोड एक्सपेंशन। ये वो चीज़ है जिसको कहते हैं NME लिखा जाता है, नॉर्मल मोड एक्सपेंशन। नॉर्मल मोड्स की फॉर्म में आपने लिखा। अब आपने क्या कहा? आपने कहा ये जो ए और ए डैगर हैं इनका आपने ये साबित किया था, आपको याद होगा कि आपने कहा था कि ए हैट ऑफ के वेक्टर और ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम जो है, इसका जो आंसर है वो क्या था? डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। तो आप ये मान के चले थे कि आपने ये कहा था कि अगर ये ए और ए डैगर आपस में कम्यूट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप इनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस नहीं फाइंड कर सकते। एक और मुमासलत थी इनकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप करते थे उनके साथ, कि ए डैगर ए के बराबर नहीं था। इन दोनों के साथ एक के साथ आयोटा साइन आता था बाहर, ठीक है, एक्स और पी की फॉर्म में लिखा नज़र नहीं आया था हमें उस तरह, लेकिन निकला एंड पे वही। उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर ये ए और ए डैगर को हमने क्रिएशन और एनहिलेशन ऑपरेटर कहना है, अगर ये बना है हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो अब हम अगर हैमिल्टोनियन को बनाएं, एनर्जी को लिखें, तो एनर्जी बिल्कुल जो आनी चाहिए थी वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आनी चाहिए थी। आप अगर इसको कंपेयर करें ज़रा क्वांटम मैकेनिक्स से, तो के जीरो की जगह क्या है? एच बार ओमेगा है ओवर 2, बड़ा खूबसूरत फैक्टर है, हाफ एच बार ओमेगा। ए डैगर प्लस ए डैगर ए, बिल्कुल वही चीज़ है। वो जिस तरह जुनेद कह रहे हैं, बड़ा रिगरस प्रूफ है ये वाला। क्यों? इसमें आपने ए और ए डैगर को इन टर्म ऑफ एक्स और पी एक्सप्रेस नहीं किया। एग्जैक्टली हम इसलिए बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि नेचर क्यों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को प्रेफर करती है। वाई सिंपल हार्मोनिक इज सो स्पेशल, इसलिए मैं कहता हूँ था हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैं एस सिंपल की बजाय स्पेशल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहता हूँ उसको, सिंपल की बजाय। हार्मोनिक ऑसिलेटर नेचर में बड़ी स्पेशल चीज़ थी। हाँ हाँ हाँ, आप किसी भी पोटेंशियल की अगर सीरीज एक्सपेंशन करें अंडर सर्टेन अप्रॉक्सीमेशन यू कैन कन्वर्ट इट टू दी हार्मोनिक ऑसिलेटर।
गया जब एग्जैक्टली स्टेबल पॉइंट के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उससे ज़्यादा स्टेबल कोई स्टेबल नहीं है जिधर मर्जी ले जाए लुढ़क के आ ही जाता है उधर ना, भूला घर ही आता है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ अब रह गई है ना, मैं अगले लेक्चर में जो करने जा रहा हूँ वो क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस मैं करूँगा नहीं अभी, मैं ये साबित करूँगा कि अगर ये वेक्टर की बजाय आप इंडिसेस मान लें तो आप फॉक स्टेट की एक्सपेंशन कर सकते हैं और आपको बिल्कुल आम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह नजर आएगा। वो डिटेल में नहीं जाएंगे हम, फॉक स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल मोड एक्सपेंशन से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। करूंगा क्या, मैं ये मान के चलूंगा कि ये आपकी एक स्पेस है, आज वो आया नहीं है मैनीफोल्ड्स वाला, ये कोई स्पेस है जो कंटिन्यूस है। मेरे पास किसी भी कंटिन्यूस चीज़ को चॉप अप करने का ऑप्शन होता है, ये मुझे इंटीग्रेशन ने सिखाया हुआ है ना। इवन मुझे जब मैं न्यूमेरिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कंटिन्यूस थिंग ना, डी बाई डी एक्स। तो मैं कहता था न्यूटन रॉप्सन टाइप मेथड लगा के डिस्क्रिटाइज करेंगे, तो मैं स्पेस को डिस्क्रिटाइज करूंगा इस तरह करके, और मैं स्पेस के अंदर डिस्क्रिटाइज करके एक छोटे से हिस्से के वॉल्यूम को डेल्टा वी के कह लूंगा। क्यों, मुझे पता है इसके डायमेंशन है 1 ओवर वॉल्यूम क्यूब के इन के स्पेस। इसका मतलब यह है कि अगर इसके 1 ओवर वॉल्यूम क्यूब के हैं तो किसी तरीके से मैं ए और ए डैगर को ऐसा लिखूं इमेजिन करने के लिए कि इनके साथ एक वॉल्यूम की टर्म आ जाए जो उस डिस्क्रिटाइज स्पेस की है। तो ये भी हो सकता है मैं इस कंटिन्यूस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्क्रिटाइज हार्मोनिक ऑसिलेटर से मिला लूं और बाद में इंट्यूटिवली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। एक और जो चीज़ आखिरी जो मुझे आपने कही थी, हमें पता है कि एनर्जी कुछ भी नहीं है बल्कि एक जीरोथ कंपोनेंट है। एनर्जी क्या थी आपको याद है ना, आप किसी भी 4 वेक्टर को लिख सकते थे पी म्यू को P0 और P वेक्टर। अच्छी बात तो यह है कि जब आपने P0 लिखा तो यहां पर K0 ही आया, जब आप P वेक्टर लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, K वेक्टर। तो यकीन कीजिए आप एक 4 वेक्टर P म्यू के लिए अगर यही लिखना चाहते हैं ना P म्यू, तो वो क्या बनता, D क्यूब K म्यू ओवर 2, वही चीज़ A हैट ऑफ K, दिस इज लास्ट थिंग जो मैं लिख रहा हूँ, A हैट डैगर ऑफ K प्लस हर्मिशन कॉन्जुगेट, दैट्स ऑल। क्यों, जीरोथ कंपोनेंट होता तो ये बन जाता, और अगर वेक्टर कंपोनेंट होता तो वो चीज़ बन जाती। ठीक है, क्लियर है इसी सबको, तुम्हारे एग्जाम का टाइम हो गया, चलो। क्यों, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शुक्र है, फिर तो और आधा घंटा कर सकते थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।